तो दोस्तों इस फ्रेंचाइजी के बारे में भी मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी है। बाकी इस फ्रेंचाइजी की जितनी भी मूवी यानी 3 मूवी आ रही है उनकी वीडियो मैं आई बटन पर आपको एक तरह से दे दूंगा, आप आई बटन से भी जाकर उससे देख पाओगे। बाकी इसकी पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थंडरबोल्ट्स मार्वल कॉमिक्स टीम थंडरबोल्ट्स पर आधारित एक आगामी अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है। मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) की 36वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन जैक श्रेयर कर रहे हैं और इसे एरिक पियर्सन, ली सुंग जिन और जोआना कैलो ने लिखा है और इसमें सेबस्टियन स्टेन, हन्ना जॉन कामेन, वायट रसेल, जूलिया लुइस ड्रेफस, फ्लोरेंस पुग, डेविड हार्बर, ओल्गा कुरिलेंको, हैरिसन फोर्ड, लुइस पुलमैन और गेराल्डिन विश्वनाथन जैसे कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। फिल्म में एंटी हीरो का एक समूह सरकार के लिए मिशन पर जाता है। मार्वल स्टूडियोज ने 2021 में एमसीयू के भीतर थंडरबोल्ट्स टीम के गठन की शुरुआत की। फिल्म के विकास में जून 2022 में पता चला था, जब श्रेयर और पियर्सन को जोड़ा गया था। फिल्म के मुख्य कलाकारों का खुलासा सितंबर में किया गया था। इसके बाद 2023 की शुरुआत में अतिरिक्त कास्टिंग की गई। ली मार्च 2023 तक फिल्म की पटकथा को फिर से लिखने के लिए शामिल हुए, जो नेटफ्लिक्स सीरीज बीफ से श्रेयर के साथ काम करने के लिए वापस लौटने वाले कई क्रिएटिव में से एक है। 2023 के हॉलीवुड श्रम विवादों के कारण उत्पादन में देरी हुई, जिससे कुछ अभिनेताओं को परियोजना छोड़नी पड़ी और 2024 की शुरुआत में उनकी जगह किसी और को लिया गया, जब कैलो इसमें शामिल हुए। फिल्मांकन फरवरी से जून 2024 तक ट्रिलिथ स्टूडियो और अटलांटा मेट्रो स्टूडियो, अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ, साथ ही यूटा में अतिरिक्त फिल्मांकन हुआ। थंडरबोल्ट्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 मई 2025 को एमसीयू के 5वें चरण की अंतिम फिल्म के रूप में रिलीज किया जाना है। आधार: एंटी हीरो का एक समूह अमेरिकी सरकार के लिए मिशन पर जाता है। रालना: सेबेस्टियन स्टेन बकी बार्न्स के रूप में साइबरनेटिक भुजा वाला एक उन्नत सैनिक और थंडरबोल्ट्स का वास्तविक नेता। 2-3 माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्रवाई में मारा गया। वह वर्तमान समय में एक ब्रेनवॉश हत्यारे के रूप में फिर से उभरा, इससे पहले कि उसकी प्रोग्रामिंग हटा दी गई। हन्ना जॉन केमेन एवा स्टार बटा घोस्ट के रूप में आणविक अस्थिरता के साथ थंडरबोल्ट्स का एक सदस्य जो वस्तुओं के माध्यम से चरणबद्ध हो सकता है। वायट रसेल, जॉन वॉकर बटा यूएस एजेंट, एक उन्नत सुपर सैनिक और थंडरबोल्ट्स का सदस्य। वह यूएस आर्मी रेंजर्स का एक पूर्व सजायाफ्ता कैप्टन है और यूएस सरकार से सम्मानजनक छुट्टी मिलने से पहले कैप्टन अमेरिका बन गया था। जूलिया लुइस ड्रेफस वैलेंटिना एलेग्रा डी फॉन्टेन के रूप में एक कॉन्टेसा और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की निदेशक जो बेलोवा और वॉकर के साथ काम करती है। फ्लोरेंस पुग, येलेना बेलोवा, थंडरबोल्ट्स की एक सदस्य जिसे रेड रूम में ब्लैक विडो के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। डेविड हार्बर, एलेक्सी शोस्ताकोव बटा रेड गार्डियन के रूप में थंडरबोल्ट्स का एक सदस्य जो कैप्टन अमेरिका का रूसी सुपरसैनिक समकक्ष है और बेलोवा के लिए एक पिता आकृति है। 2. हार्बर ने कहा कि फिल्म बेलोवा और शोस्ताकोव के बीच के जटिल संबंधों को और आगे बढ़ाती है, जिसे ब्लैक विडो 2021 में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि बेलोवा शोस्ताकोव को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उसे पूरा महसूस करने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत है और शोस्ताकोव उस भूमिका को भरने में सक्षम है। ओल्गा कुरिलेंको, एंटोनिया ड्रेकोव बटा टास्कमास्टर के रूप में थंडरबोल्ट्स की एक सदस्य जिसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सिस है, जो उसे विरोधियों की लड़ाई शैलियों की नकल करने की अनुमति देता है। बेलोवा की बहन
नताशा रोमानोफ द्वारा मुक्त किए जाने से पहले उसे रेड रूम के मिशन को पूरा करने के लिए उसके पिता ड्रेकोव द्वारा नियंत्रित किया गया था। हैरिसन फोर्ड थेडियस थंडरबोल्ट रॉस के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। वह पहले अमेरिकी सेना के जनरल और फिर अमेरिकी विदेश मंत्री थे। लुईस पुलमैन बॉब बटा सेंट्री के रूप में 7-8, गेराल्डिन विश्वनाथन मेल के रूप में डे फॉन्टेन की सहायक 7-9। इसके अतिरिक्त लॉरेंस फिशबर्न और रेचल वीज से बिल फोस्टर और मेलिना वोस्टोकॉफ के रूप में अपनी एमसीयू भूमिकाओं को फिर से निभाने की उम्मीद है। उत्पादन विकास गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 के निर्माण के दौरान निर्देशक जेम्स गन ने मार्वल कॉमिक्स टीम थंडरबोल्ट्स पर आधारित एक फिल्म में रुचि व्यक्त की। मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे ने कहा कि यह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सफलता के आधार पर एक संभावना थी। 11 लेकिन द सुसाइड स्क्वाड 2021 का निर्देशन करने के बाद गन को अब 2021 में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि डीसी कॉमिक्स की वह टीम थंडरबोल्ट्स के समान अवधारणा है। 12 जून 2018 में हन्ना जॉन ने थंडरबोल्ट्स फिल्म में एवा स्टार बटा घोस्ट की अपनी एंटमैन एंड द वास्प 2018 भूमिका को दोहराने के लिए उत्साह व्यक्त किया। घोस्ट का कॉमिक्स संस्करण टीम का सदस्य था। अटकलें लगाई जा रही थीं कि थंडरबोल्ट्स टीम को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में शामिल किया जाएगा। 2019 के मध्य में इस घोषणा के बाद शुरू हुआ कि डैनियल ब्रूहल डिज्नी प्लस सीरीज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर 2021 में हेलमुट जेमो के रूप में दिखाई देंगे। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 से अपनी भूमिका को दोहराते हुए। 14-15 उस सीरीज में जूलिया लुइड्रेफस को वेलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन के रूप में पेश किया गया था और उन्हें वायट रसेल के जॉन वॉकर बटा यूएस एजेंट की भर्ती करते हुए दिखाया गया था। डी फॉन्टेन को फ्लोरेंस पुग की येलेना बेलोवा के साथ फिल्म ब्लैक विडो 2021 में काम करते हुए भी दिखाया गया है। टिप्पणीकारों ने अनुमान लगाया कि वह थंडरबोल्ट्स की तरह खलनायक या विरोधी नायकों की एक टीम की भर्ती कर रही थी। 15-16 कार्यकारी निर्माता नैट मूर ने कहा कि थंडरबोल्ट्स को इस परियोजना के लिए कभी नहीं चुना गया क्योंकि वे कहानी को धुंधला कर देंगे और श्रृंखला के अन्य पहलुओं से दूर ले जाएंगे। मुख्य लेखक मैल्कम स्पेलमैन को लगा कि टीम के एमसीयू में संभावित परिचय के बारे में बहुत सारी बातें थीं और उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि प्रशंसक पागल है या नहीं। जून 2022 तक जेक श्रेयर थंडरबोल्ट्स का निर्देशन करने के लिए जुड़े थे। 1-18 एरिक पियर्सन की पटकथा पर फीज के निर्माण के साथ श्रेयर को एक प्रस्तुति के बाद काम पर रखा गया था जिसने मार्वल स्टूडियो के अधिकारियों को उड़ा दिया। उस समय स्टूडियो फिल्म के लिए अपनी भूमिकाओं को फिर से करने के लिए उनकी उपलब्धता पर चर्चा करने के लिए अभिनेताओं के संपर्क में था। एक टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया कि टीम में जेमो, बेलोवा, टास्कमास्टर, यूएस एजेंट, घोस्ट, एबोमिनेशन, बकी बार्न्स या क्लिंट बार्टन जैसे चरित्र शामिल हो सकते हैं, जिसमें डे फॉन्टेन या जेमो टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। 1-15-16-19-20 डेडलाइन हॉलीवुड ने यह भी सुझाव दिया कि मूल अभिनेता विलियम हर्ट की मृत्यु के बाद थेडियस थंडरबोल्ट रॉस को फिल्म के लिए फिर से कास्ट किया जा सकता। comicbook.com को लगा कि मार्वल स्टूडियोज रॉस को फिर से कास्ट करने के बजाय कॉमिक्स में रेड हल्क बनने वाले दूसरे किरदार रॉबर्ट मेवरिक के साथ बदल सकता है। 20 जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसकी रिलीज की तारीख 26 जुलाई 2024 थी। यह एमसीयू के चरण 5 की आखिरी फिल्म होने वाली थी। 21 पूर्व उत्पादन सितंबर 2022 में D23 एक्सपो में जारी की गई अवधारणा कला, जिसमें मुख्य कलाकार वेशभूषा में है बायसेदाय, जूलिया लुइसड्रेफस वेलेंटिना एलेग्रा डी फॉन्टेन के रूप में, हन्ना जॉन घोस्ट के रूप में, डेविड हार्बर रेड गार्जियन के रूप में, फ्लोरेंस पुग येलेना बेलोवा के रूप में, सेबेस्टियन स्टेन बकी बार्न्स के रूप में,
वायट रसेल यूएस एजेंट के रूप में और ओल्गा कुरिलेंको टास्कमास्टर के रूप में। सितंबर 2022 में डेडलाइन हॉलीवुड के जस्टिन क्रोल ने फिल्म को बेलोवा के लिए एक स्पिन-ऑफ के रूप में वर्णित किया क्योंकि उनसे एंटी-हीरो टीम का नेतृत्व करने की उम्मीद की गई थी, जिसमें पुग, रसेल और ब्रूहल को उनकी भूमिकाओं को दोहराते हुए माना जाता था। 22 उसी महीने D23 एक्सपो में पुग, रसेल, जॉन कामेन और लुइस ड्रेफस को अभिनय करने की पुष्टि की गई। उनके साथ सेबस्टियन स्टेन ने बार्न्स के रूप में, डेविड हार्बर ने एलेक्सी शोस्ताकोव बटा रेड गार्जियन के रूप में और ओल्गा कुलेंको ने एंटोनिया ड्रेकोव बटा टास्कमास्टर के रूप में, सभी पिछले MCU परियोजनाओं से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए। हार्बर ने कहा कि यह फिल्म MCU में अद्वितीय होगी। उन्होंने मुख्य कलाकारों को मिसफिट और आउटकास्ट और हारे हुए और ऐसे लोगों का एक समूह बताया। जैकब स्टेसी श्रेयर, जन्म 29 सितंबर 1981, एक अमेरिकी विज्ञापन, संगीत वीडियो और फिल्म निर्देशक है। वे ब्रुकलिन स्थित फिल्म निर्माण समूह वेवरली फिल्म्स के संस्थापक सदस्य थे और 2006 में पार्क पिक्चर्स में शामिल हुए। 2012 में अपनी पहली फीचर फिल्म रोबोट एंड फ्रैंक रिलीज की। 2015 में उन्होंने पेपर टाउन रिलीज किया, जो जॉन ग्रीन के 2008 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। वह आगामी 2025 मार्वल स्टूडियोज की फिल्म थंडरबोल्ट्स का निर्देशन भी कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। कैलिफोर्निया के बर्कले में जन्मे जैक श्रेयर ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की। स्नातक होने के बाद उन्होंने संगीत वीडियो का निर्देशन किया, जिसमें फ्रांसिस एंड द लाइट्स के लिए एक वीडियो भी शामिल था, जो एक कलाकार गीतकार थे, जिनके साथ श्रेयर ने कई वर्षों तक कीबोर्ड भी बजाया। उन्होंने एब्सोल्यूट वोदका और वेरिज़ोन फोन जैसे उत्पादों के विज्ञापनों का भी निर्देशन किया। 2 कॉलेज के अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने फिल्म कलेक्टिव वेवरली फिल्म्स की सह-स्थापना की और टेलीविज़न और वेब के लिए फिल्म परियोजनाओं पर सहयोग करना जारी रखा। फिल्मी करियर। 2006 में श्रेयर ने पार्क पिक्चर्स, एक वाणिज्यिक और फिल्म निर्माण कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए और कई विज्ञापन अभियानों और विज्ञापनों पर काम किया। वह अपने काम के लिए विख्यात थे और क्रिएटिविटी पत्रिका और अन्य विज्ञापन उद्योग पत्रिकाओं की सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशकों की सूची में दिखाई दिए। 2012 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म रोबोट एंड फ्रैंक रिलीज की, जो उनके टिश सहपाठी और दोस्त क्रिस्टोफर फोर्ड की पटकथा पर आधारित थी। 3 फिल्म ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल में अल्फ्रेड पी. स्लोअन पुरस्कार जीता, जो कि विज्ञान या तकनीक पर एक विषय के रूप में केंद्रित सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए था, जो कश्मीरी फिल्म वैली ऑफ सेंस के साथ बराबरी पर था। 4 रोबोट एंड फ्रैंक। 6 उन्होंने जॉन ग्रीन की किताब पेपर टाउन्स के फिल्म रूपांतरण का भी निर्देशन किया। 7 जो 24 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी। 8 2021 में लगातार सहयोगी चांस द रैपर ने मैग्निफिसेंट कलरिंग वर्ल्ड रिलीज किया, जो 2016 में निर्देशित विशेष प्रदर्शन फुटेज श्रेयर से बनाई गई एक कॉन्सर्ट फिल्म थी। फिल्म के लिए AMC थिएटर्स और पार्क पिक्चर्स के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय वितरण समझौता किया गया था, जिसमें पहली बार एक व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग कलाकार ने AMC के माध्यम से विशेष रूप से एक फिल्म वितरित की है। 9 जून 2022 में श्रेयर को मार्वल स्टूडियो की सुपरहीरो फिल्म थंडरबोल्ट्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया। 10 फिल्मोग्राफी। पतली परत। निदेशक रोबोट और फ्रैंक 2012, पेपर टाउन्स 2015, थंडरबर्ड 2025, सहयोगी निर्माता प्राकृतिक चयन 2011, मैजिक वैली 2011, पहली सर्दी 2012, कॉन्सर्ट फिल्म चांस द रैपर की शानदार रंगीन दुनिया 2021, टेलीविजन वर्ष शीर्षक टिप्पणियां 2013 अल्फा हाउस एपिसोड टाइगर्स, 2016 बेशर्म एपिसोड NSFW, 2017 से 2018 में यहाँ मर रहा हूँ एपिसोड द रिटर्न और द मैट्रेसेस, 2018 to 2019 live 49 6 episode।
2018 से 2020 मजाक कर रहा है 6 एपिसोड। 2021 10 एपिसोड इंटरनेशनल गैंडर। बिल्कुल नया चेरी स्वाद एपिसोड मिल्क बाथ और एग परिसर एपिसोड बट प्लग। 2022 रीठ लड़की एपिसोड कामुकता के इतिहास में एक रोमांचक नया अध्याय। 2023 गाय का मांस 6 एपिसोड। कार्यकारी निर्माता भी। 2024 Star Wars Skeleton Crew। ली सुंग जिन, कोरियाई, ईसोंग जिन, जन्म 1981, जिन्हें सन्नी ली के नाम से भी जाना जाता है, एक कोरियाई अमेरिकी लेखक और निर्देशक है। उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज बीफ बनाने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें सीमित सीरीज के निर्देशन और लेखन के लिए 2023 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स मिले। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ली सुंग जिन का जन्म 1981 में दक्षिण कोरिया में हुआ था। 3. उनका परिवार उनकी युवावस्था में अक्सर स्थानांतरित होता रहा। जब वे 9 महीने के थे, तब वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और तीसरी से 5वीं कक्षा के लिए कोरिया लौट आए। 4. फिर वे 6ठी कक्षा में सियोल से मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 5. वे इलिनोइस, लुइसियाना, आयोवा और टेक्सास में भी रहे। 6. वह याद करते हैं कि यह एक भयानक समय था जब कोई ऐसा नाम नहीं रख सकता था जिसका उच्चारण कोई नहीं कर सकता था, और इसके बजाय उन्होंने सन्नी नाम से जाना चुना। 6. उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने एक अप्पेला समूह में गाया। 8. उन्होंने 2003 में अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक किया। 9. 4. आजीविका। कॉलेज से स्नातक होने के बाद ली ने स्क्रिप्ट लिखते समय कई तरह की पार्ट टाइम नौकरियां कीं। 4. उन्होंने सोनी रिकॉर्ड लेबल बारसुक रिकॉर्ड्स में इंटर्नशिप की। 8. उन्होंने अंडरन, तुका एंड बर्टी, डेव और सिलिकॉन वैली सीरीज के लिए लिखा। 7. 2008 में उन्होंने फिलाडेल्फिया में इट्स ऑलवेज सनी के लिए एक पटकथा लेखक के रूप में काम किया। 4. लॉस एंजल्स में एक मध्यम आयु वर्ग के श्वेत व्यक्ति के साथ सड़क पर हुए टकराव से उन्हें बीफ बनाने की प्रेरणा मिली। 10. मुझे लगा कि वहाँ कुछ दिलचस्प था, कैसे हम सभी अपने व्यक्तिपरक विश्व दृष्टिकोण में बंद हैं और हम दूसरे व्यक्ति पर बहुत कुछ प्रोजेक्ट करते हैं और वास्तव में चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा वे है। उन्होंने घटना के बारे में कहा। 11. उन्होंने श्रृंखला में निर्देशक, कार्यकारी निर्माता और शोरूनर के रूप में भी काम किया। कोविड-19 संक्रमण के कारण उन्हें आईपैड पर अपने चेहरे के साथ सीजन के समापन के दृश्यों को दूर से निर्देशित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगस्त 2023 में उन्होंने फिल्म निर्माण पर एक सम्मेलन में बोलने के लिए दक्षिण कोरिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह बचपन से लेकर अब तक लगभग 25 वर्षों तक दक्षिण कोरिया नहीं गए हैं। नवंबर 2023 में वैरायटी ने बताया कि ली ने नेटफ्लिक्स के लिए सामग्री का उत्पादन करने के लिए एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ली 2025 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म थंडरबोल्ट्स के पटकथा लेखक है, जो किसी निर्मित फिल्म पर पटकथा लेखन का उनका पहला श्रेय है। ली ने बीटीएस नेता आरएम के कम बैक टू मी के लिए संगीत वीडियो लिखा, निर्देशित और निर्मित किया, जो उनके दूसरे एकल एल्बम राइट प्लेस, रॉन्ग पर्सन का प्री रिलीज ट्रैक है, जिसे मई 2024 में रिलीज किया जाएगा। व्यक्तिगत जीवन। ली अपनी पत्नी और 3 कुत्तों के साथ लॉस एंजल्स में रहते हैं। 6. 15. वह वायलिन, गिटार और पियानो बजाते हैं। जोआना कैलो एक अमेरिकी टेलीविजन लेखिका, निर्देशक और शोरूनर है। उनके क्रेडिट में हैक्स, बोजैक हॉर्समैन और द बियर शामिल है। उन्होंने 3 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड, एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड और एक प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड जीता है। उन्हें 4 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है।
उनके और उनके पति के 2 बच्चे हैं। वे लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 4、5、 फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक भूमिका 2025 वज्र लेखक 2022 वर्तमान भालू निर्देशक कार्यकारी निर्माता लेखक 2023 गाय का मांस परामर्शदाता निर्माता लेखक 2022 खोया ओली सहकार्यकारी निर्माता लेखक 2021 हैक्स सहकार्यकारी निर्माता लेखक 2020 द बेबीसिटर्स क्लब सहकार्यकारी निर्माता लेखक 2016 से 2020 बोजैक घुड़सवार सहकार्यकारी निर्माता लेखक 2019 नष्ट कर दिया सहकार्यकारी निर्माता लेखक 2019 टुका और बर्टी परामर्श निर्माता 2017 Girl Boss 3 निर्माता लेखक 2014 बेंच लेखक 2014 हैप्पी लैंड लेखक 2013 मुझे बचाओ लेखक। यह लेख मार्वल कॉमिक्स टीम के बारे में है। कॉमिक पुस्तकों के लिए थंडरबोल्ट्स कॉमिक बुक देखें। असंबंधित मार्वल पात्रों के लिए थंडरबोल्ट मार्वल कॉमिक्स देखें। अन्य उपयोगों के लिए थंडरबोल्ट कॉमिक्स देखें। बिजलियों से थंडरबोल्ट्स 10 अप्रैल 2017 का टेक्स्टलेस वेरिएंट कवर। मार्क बैगली द्वारा कला। प्रकाशन जानकारी। प्रकाशक चमत्कारिक चित्रक था। पहली प्रकटन द इनक्रेडिबल हल्क 449 जनवरी 1997 1 के द्वारा बनाई गई कर्ट बुसिएक। कहानी में दी गई जानकारी। आधार द राफ्ट, द क्यूब, थंडरबोल्ट्स माउंटेन, फोल्डिंग कैसल, माउंट चार्टरिस, फॉर फ्रीडम्स प्लाजा, सेलिनीज पिज्जेरिया, रोस्टर। देखें थंडरबोल्ट्स सदस्यों की सूची। थंडरबोल्ट्स मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देने वाली एक एंटी हीरो टीम है। इस टीम में ज्यादातर सुधारे गए सुपरविलेन शामिल है। कर्ट बुसिएक द्वारा बनाई गई यह टीम पहली बार द इनक्रेडिबल हल्क 449 जनवरी 1997 में दिखाई दी थी। 2、3 प्रकाशन इतिहास। थंडरबोल्ट्स पहली बार द इनक्रेडिबल हल्क 449 जनवरी 1997 में दिखाई दिए और कर्ट बुसिएक द्वारा बनाए गए थे। 4、थंडरबोल्ट्स को पहली बार पाठकों और मार्वल यूनिवर्स दोनों के सामने सुपरपावर्ड फिगर के एक समूह के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो 1996 के ऑनस्लॉट क्रॉसओवर की घटनाओं के बाद एवेंजर्स को मृत घोषित किए जाने पर दुनिया की रक्षा करने में मदद करने के लिए नायक बन गए थे। हालांकि थंडरबोल्ट्स कॉमिक बुक के पहले अंक के अंतिम पृष्ठ से पता चला कि थंडरबोल्ट्स वास्तव में भेस में मास्टर्स ऑफ एविल थे, मार्वल द्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित एक आश्चर्यजनक मोड़। बाद की कहानियों में समूह अपने नेता बैरन हेलमुट जेमो को अस्वीकार कर देता है और अंततः एवेंजर हॉकाई के नेतृत्व में अपने आप में नायक बनने का प्रयास करता है। आलोचनात्मक प्रशंसा के बावजूद पुस्तक को थंडरबोल्ट्स 76 मार्च 2003 के साथ पुनः स्वरूपित किया गया, जिसमें पूरे कलाकारों और रचनात्मक टीम को हटा दिया गया और इसे एक नए लेखक जॉन आर्कुडी के साथ पात्रों के एक नए सेट के साथ बदल दिया गया। थंडरबोल्ट्स स्पाइडरमैन की कहानी न्यू वेज टू डाई में भी शामिल है, जो उनके और टीम के बीच पहला उचित मुकाबला है। 7、8、9 हीरोइक एज टीम ने थंडरबोल्ट्स 144 में शुरुआत की। 10、11、12 थंडरबोल्ट्स कॉमिक बुक का नाम बदलकर डार्क एवेंजर्स कर दिया गया, जिसकी शुरुआत अंक 175 से हुई। 13, 14 डार्क एवेंजर्स का अंत अंक 190 पर हुआ। 15 मार्वल नाउ के हिस्से के रूप में रेड हल्क, डेडपूल, इलेक्ट्रा, वेनम और पुनिशर से बनी एक नई टीम की विशेषता वाली एक नई थंडरबोल्ट्स श्रृंखला शुरू की गई थी। 16 यह श्रृंखला अक्टूबर 2014 में अंक 32 के साथ समाप्त हुई। 17
जुलाई 2023 में एक नई थंडरबोल्ट्स श्रृंखला की घोषणा की गई और टीम की नई लाइनअप का नेतृत्व विंटर सोल्जर और कोंटेसा वेलेंटिना एलेग्रा डी फॉन्टेन द्वारा किया जाएगा और इसमें जासूसी थीम वाले सुपरहीरो शामिल होंगे, जिनमें ब्लैक विडो, शेरोन कार्टर, व्हाइट विडो, रेड गार्डियन, यूएस एजेंट और शांगची शामिल है। 18. काल्पनिक टीम जीवनी। बैरन हेलमुट जेमो के थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स की असली पहचान बुराई के स्वामी के रूप में सामने आती है। मार्क बैगली द्वारा कला। बैरन हेलमुट जेमो ने गोलियत, बैरन हेनरिक जेमो के पूर्व अंगरक्षक, के बचाव प्रयास के दौरान मास्टर्स ऑफ एविल के पिछले अवतारों से अपने कई पूर्व सहयोगियों को बुलाया। बुलाए गए सदस्यों में बीटल, फिक्सर, मूनस्टोन और स्क्रीमिंग मिमी शामिल थे। जेमो ने आकस्मिक सभा को एक शगुन के रूप में लिया और मास्टर्स ऑफ एविल को फिर से संगठित करने और एवेंजर्स पर हमला करने का फैसला किया। 19. इससे पहले कि वे हमला कर पाते, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को खलनायक ऑनस्लॉट ने मार डाला। 20. एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर की मौत ने जेमो और मास्टर्स ऑफ एविल के लिए एक अवसर पैदा किया। जेमो को एहसास हुआ कि दुनिया को सुपरपावर वाले चैंपियन की जरूरत है और उसकी टीम उस जरूरत को पूरा कर सकती है। सुपरहीरो के रूप में प्रस्तुत करके मास्टर्स ऑफ एविल जनता का विश्वास जीत सकते थे और एवेंजर्स की स्थिति को टक्कर देने वाली शक्ति का निर्माण कर सकते थे। एक बार जब उन्होंने जनता का विश्वास जीत लिया, तो जेमो का मानना था कि वे एवेंजर्स और शील्ड के सभी रहस्यों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं जब वे परम शक्ति में होंगे। जेमो ने तब उन रहस्यों को आपराधिक अंडरवर्ल्ड को बेचने की योजना बनाई जो उन्होंने खोजे थे। 19. खलनायकों ने नए वीर वेशभूषा और कोरनाम अपनाए। बैरन जेमो देशभक्त अमेरिकी नागरिक भी बन गए, जो अपने पिता द्वारा मारे गए WWII के नायक के पैटर्न पर आधारित था। पूर्व ह्यूमन टॉर्च और स्पाइडरमैन दुश्मन बीटल मैक एक बन गए। उन्होंने फिक्सर द्वारा डिजाइन किए गए नए हाईटेक सूट का उपयोग किया। फिक्सर गैजेट चलाने वाले टेक्नो बन गए। लंबे समय से एवेंजर्स का दुश्मन गोलियत पावरहाउस एटलस बन गया। स्क्रीमिंग मिमी सोंगबर्ग बन गई। उसकी क्षतिग्रस्त क्षमताओं को जेमो द्वारा पूर्व मास्टर क्लॉ से अनुकूलित तकनीक द्वारा सहायता मिली। मूनस्टोन को गुप्त रूप से वॉल्ट से मुक्त किया गया और जेमो द्वारा टीम में जोड़ा गया, जिसने उससे वफादारी का वादा किया। वह दूसरों द्वारा किए गए किसी भी विश्वासघात के खिलाफ जेमो की निजी प्रवर्तक थी। टीम को सुपरहीरो चैंपियन के रूप में जबरदस्त सफलता मिली। जनता थंडरबोल्ट्स को हीरो मानने लगी। कई रोमांच के बाद कुछ खलनायक खुद को उसी तरह से सोचने लगे। डलास रियोर्डन, न्यूयॉर्क के मेयर के एक सहयोगी ने नए नायकों से दोस्ती की। 22. जॉल्ट, एक एशियाई अमेरिकी किशोरी लड़की जिसका पूरा परिवार ऑनस्लॉट द्वारा मारा गया था और जिस पर अर्निम जोला द्वारा प्रयोग किया गया था, वह जल्द ही टीम में शामिल हो गई जब वह बैक्सटर बिल्डिंग में एफएफ की मदद लेने आई। हालांकि जॉल्ट एक सुपरविलेन नहीं था, युवा लड़की ईमानदारी से मानती थी कि उसके नए दोस्त हीरो थे। जेमो ने टीम का नया इतिहास बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। जॉल्ट के जुड़ने के तुरंत बाद एलिमेंट्स ऑफ डूम के साथ लड़ाई में टेक्नो की गर्दन टूट गई। फिर टेक्नो ने अपने दिमाग को अपने टेकपैक से बने एंड्रॉयड बॉडी में स्थानांतरित कर दिया। 23. जैसे ही जेमो की योजनाएं पूरी होने वाली थीं, सब कुछ बिखर गया। पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करते हुए फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स वापस आ गए। खोए हुए नायकों की वापसी का सामना करते हुए जेमो ने दुनिया को थंडरबोल्ट्स की असली प्रकृति का खुलासा किया। जाहिर तौर पर उसने नायक बनने के उनके अवसरों को बर्बाद करके टीम की वफादारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया। 24. थंडरबोल्ट्स, एंड्रॉयड टेक्नो को छोड़कर, ने जेमो को उसके विश्वासघात के लिए दोषी ठहराया। आगामी लड़ाई में जेमो और टेक्नो ने एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को शेष थंडरबोल्ट्स के खिलाफ करने के लिए माइंड कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल किया, जिन्होंने आकार बदलने वाले एटलस की मदद से
साथ ही आयरन मैन, जिसने अपने कवच को खुद को माइंड कंट्रोल के लिए अधिक प्रतिरोधी बनाने के लिए डिजाइन किया था, अंतः रैली की और अन्य नायकों को मुक्त कर दिया। साथ में उन्होंने जेमो और टेक्नो को हराया। अपने साथियों से अनभिज्ञ एटलस ने घायल जेमो को भागने में मदद की, जबकि टेक्नो अपनी शक्ति के तहत भाग गया। 25. Marvel's Most Wanted. अब भगोरे नए सदस्य जल्द ही थंडरबोल्ट्स में शामिल हो गए। इन सदस्यों में पूर्व एवेंजर हॉकाई और बाद में चारकोल नामक एक युवा अफ्रीकी अमेरिकी नायक शामिल था, जो पहले टीम से लड़ चुका था, जिसे विजार्ड मैगजीन में चरित्र बनाए प्रतियोगिता द्वारा बनाया गया था। हॉकाई ने अपने नए साथियों को आश्वस्त किया कि अगर मैक, एक जिसने बीटल के रूप में किसी की हत्या की थी, टीम के एकमात्र सदस्य के रूप में जिसने वास्तव में कभी किसी को मारा था, खुद को अधिकारियों के सामने पेश करता है, तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। टीम ने रहस्यमय क्रिम्सन काउल के नए मास्टर्स ऑफ एविल में शामिल होने पर विचार किया। अंततः थंडरबोल्ट्स ने हॉकाई की सलाह का पालन किया। मैक, एक ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और हत्या के लिए दोषी ठहराया। मैक, एक के आत्मसमर्पण के साथ भी अमेरिकी सरकार ने समूह को माफ करने से इनकार कर दिया। 28. थंडरबोल्ट्स ने तब क्रिम्सन काउल के मास्टर्स ऑफ एविल को हराया और उनके मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। क्रिम्सन काउल का पर्दाफाश करने के बाद टीम को पता चला कि वह उनका पुराना दोस्त डलास रियोर्डन था। सच में रियोर्डन क्रिम्सन काउल नहीं था। असली क्रिम्सन काउल जस्टिन हैमर थी। काउल के अपराधों के लिए रियोर्डन को हैमर ने फंसाया था। जबकि रियोर्डन क्रिम्सन काउल नहीं थी, उसकी अपनी गुप्त पहचान थी। रियोर्डन वास्तव में नई सिटीजन वी, गुप्त वीबटालियन की नेता थी। समूह के खुलासे से बचने के लिए रियोर्डन ने उसे गुप्त रखने का फैसला किया। उसे क्रिम्सन काउल के अपराधों के लिए जेल भेज दिया गया था, लेकिन बाद में वीबटालियन द्वारा उसे बचा लिया गया था। 29. परिवर्तन. अपने नए मुख्यालय की खोज करते समय थंडरबोल्ट्स ने ओग्रे की खोज की। ओग्रे खलनायक फैक्टर 3 का पूर्व सदस्य था, जो बेस का मूल मालिक था। फैक्टर 3 ने अपने विघटन के बाद ओग्रे को नया बेस केयरटेकर बनाया। इसने उसे ह्यूमस सैपियन की कस्टडी भी दे दी, जो एक खतरनाक उत्परिवर्ती किशोर था जिसे फैक्टर 3 ने अपहरण कर लिया था और निलंबित एनिमेशन में डाल दिया था। 30. ओग्रे को थंडरबोल्ट्स के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके तुरंत बाद टेक्नो ने उस पर हमला किया, उसे स्थिर कर दिया और उसकी पहचान ग्रहण कर ली। 30 उसी समय मैक, एक को दुष्ट उद्योगपति जस्टिन हैमर से कुछ शीर्ष गुप्त हथियार तकनीक चुराने के बदले में जेल से रिहा कर दिया गया था। हॉकाई द्वारा उसे रिहा करने वाले आयोग के साथ एक सौदा करने की बदौलत मैक, एक अपनी आज़ादी हासिल करने के बाद थंडरबोल्ट्स में लौट आया कि वह टीम में वापस लौटने के दौरान आधिकारिक तौर पर अपनी सजा काटता रहेगा। अपनी वापसी पर टेक्नो ने मैक, एक के कवच को उन्नत किया और उसकी विशेषताओं को बदलने के लिए एक अन्य उपकरण का उपयोग किया ताकि दूसरों को यह पता न चले कि वह मूल पहचान वाला ही व्यक्ति है। मैक, एक अब मैक 2 था। 31. इस दौरान थंडरबोल्ट्स ने काउंट नेफारिया की नवीनतम योजना के खिलाफ एवेंजर्स के साथ सेना में शामिल हो गए, क्योंकि उनका इरादा एक आयनिक बम विस्फोट करने का था, जो लाखों लोगों को एक आयनिक अवस्था में बदल देगा, जिसे वह तब नियंत्रित कर सकता था। यह सुनिश्चित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि उसे वह सम्मान मिले जिसका वह हकदार है। दोनों टीमों को इस योजना में तब खींचा गया जब नेफारिया ने आयनिक ऊर्जा के अपने नए नियंत्रण का उपयोग नायकों वंडर मैन और एटलस पर नियंत्रण करने के लिए किया। उनका उपयोग एवेंजर्स को मारने के लिए करने का इरादा किया। अपनी शक्ति के बावजूद उन्हें एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स और मैडम मस्क के संयुक्त प्रयासों से रोक दिया गया। मैडम मस्क ने एक हथियार का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने नेफारिया की अपनी आयनिक ऊर्जा को बाधित करने के लिए विकसित किया था ताकि नायक उसे हरा सकें। 32. इस बीच
मूनस्टोन ने खुद को बदलावों से गुजरते हुए पाया। उसे हॉकाई से प्यार हो गया। इसके तुरंत बाद उसे पता चला कि क्री मूनस्टोन की आत्मा जिसने उसे शक्ति दी थी, उसे और अधिक ईमानदार व्यक्ति बनाने की कोशिश कर रही थी। यह उसके स्वाभाविक रूप से अनैतिक व्यक्तित्व के साथ संघर्ष करता था और धीरे धीरे उसे पागल बना देता था। 33 थंडरबोल्ट्स को कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हेनरी गिरिच ने टीम और हॉकाई को नष्ट करने की कोशिश की। गिरिच ने एक दिमागी रूप से धोखा खाए जैक मोनरो को नए स्कॉर्ज में बदल दिया। फिर स्कॉर्ज ने थंडरबोल्ट्स को एक-एक करके मारने की कोशिश की। सबसे पहले उसने जोल्ट को मार डाला। 34 फिर उसने दक्षिण अमेरिका की यात्रा की और जाहिर तौर पर बैरन जेमो को मार डाला। इसके बाद स्कॉर्ज ने थंडरबोल्ट्स मुख्यालय में घुसकर रोबोट टेक्नो को नष्ट कर दिया। फिर उसने एटलस को आयनिक ऊर्जा के तूफान में विस्फोट करने की अनुमति देकर मार डाला। 35 उद्धारक स्कॉर्ज द्वारा मारे गए सभी 4 पात्र किसी न किसी रूप में जीवित बचे थे। रोबोट टेक्नो ने जोल्ट के शरीर को बरामद किया था और अपनी विद्युत शक्तियों का उपयोग करके उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। जबकि वह मर गया, उसे इस ज्ञान से भर दिया कि हॉकाई इस प्रक्रिया में टीम को माफ करवाने में विफल रहा था। थंडरबोल्ट्स हॉकाई से नाराज थे, लेकिन मोनरो को बेनकाब करने पर उन्होंने फैसला किया कि गिरिच का सामना करना अधिक महत्वपूर्ण था। 36 जब यह सब हो रहा था, वैल कूपर ने अपने नायकों की एक सेना इकट्ठी कर ली थी, जिसे उसने रिडीमर्स नाम दिया था। इस टीम में एक नया सिटीजन वी, एटलस का भाई स्मगलर और फिक्सर शामिल थे, जिन्होंने केवल एक आकस्मिकता के रूप में अपने टेकपैक में उसके दिमाग की नकल की थी। मूल नॉर्बर्ट पी. एबरसोल अपनी चोटों से बच गया और गुप्त रूप से ठीक हो गया, जबकि रोबोट टेक्नो उसकी जगह थंडरबोल्ट के रूप में जारी रहा। 36 रिंगर की पत्नी लीला डेविस ने बीटल कवच के एक अद्यतन संस्करण का उपयोग किया। रिडीमर्स ने थंडरबोल्ट्स को गिरिच से लड़ने में मदद की, जिसने प्रायोगिक नैनाइक तकनीक हासिल की थी। गिरिच पृथ्वी पर सभी नायकों और खलनायकों को मारने के लिए नैनाइट्स का उपयोग करना चाहता था। गिरिच की योजना नाकाम हो गई। जल्द ही पता चला कि वह नैनाइट्स से संक्रमित हो गया था और आतंकवादी समूह हाइड्रा के बैरन स्ट्रकर द्वारा गुप्त रूप से हेरफेर किया गया था। हॉकाई ने थंडरबोल्ट्स को माफ करवाने के लिए ब्लैकमेल के रूप में इस जानकारी का उपयोग करने की कोशिश की। गिरिच ने जवाब दिया कि वह खुद जनता को हाइड्रा की योजना के बारे में बताएगा। अंततः गिरिच चुप रहने और थंडरबोल्ट्स को उनकी क्षमा देने के लिए सहमत हो गया। बदले में हॉकाई ने भगोरे नायकों की सहायता करने के लिए खुद को सौंप दिया। हॉकाई जेल गया और टीम भंग हो गई। 37 आखिरकार जैक मोनरो द्वारा मारे गए सभी अन्य लोग मृतकों में से वापस आ गए। बैरन जेमो का दिमाग उस आदमी के कोमाटोज शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसकी भूमिका नागरिक वी के रूप में उसने पहले स्थान पर छीन ली थी। 38 बाद में एक टेलीपोर्टेशन दुर्घटना के बाद जेमो का दिमाग टेक्नो के मैकेनिकल टेकपैक में स्थानांतरित हो गया, जिसने साइबरनेटिक रूप से टेक्नो के वास्तविक शरीर की रियर के टूटे हुए हिस्से को भी बदल दिया था। एटलस को बाद में रियोर्डन के साथ विलय के बाद मृतकों में से उठाया गया, जो क्रिम्सन काउल के साथ युद्ध में अपंग हो गया था। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। दबाव में जेमो अपनी इच्छानुसार चलने की क्षमता को निष्क्रिय करने में सक्षम था। फिक्सर ने जेमो के दिमाग को टेकपैक से जेमो के समकक्ष के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। फिर जेमो ने अपने पिता के काउंटरअर्थ संस्करण को मार डाला। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। इसके तुरंत बाद थंडरबोल्ट्स ने काउंटरअर्थ के नाजी जर्मनी को काउंटरअर्थ के सभी कंप्यूटरों पर नियंत्रण करने से रोक दिया। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। जेमो ने टीम को बने रहने और काउंटरअर्थ के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए राजी किया। टीम अनिच्छा से सहमत हुई और मोबाइल काउंटरअर्थ एटिलान में खुद को स्थापित किया।
फिर मूनस्टोन ने मानसिक रूप से अस्थिर फैंटम ईगल के मूनस्टोन को अपने लिए चुरा लिया, जिससे उसकी शक्तियां ईश्वरीय स्तर तक बढ़ गईं। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। पृथ्वी 616 पर वापस आकर कई चीजें हुई। हॉकाई कई सुपरविलेन के साथ जेल से भाग गया, ठीक उसी समय जब शील्ड ने उसे जेल से मुक्त होने के प्रस्ताव के साथ संपर्क किया। उद्योगपति जस्टिन हैमर की मृत्यु हो गई। उनकी बेटी जस्टिन, क्रिम्सन काउल, ने पाया कि उसके पिता ने अपने द्वारा नियुक्त किए गए हर सुपरविलेन को एक ऐसे जहर से अवगत कराया था जिसने उनके दिमाग को गुलाम बना दिया था। इसमें क्रिम्सन काउल के मास्टर्स ऑफ एविल के सदस्य भी शामिल थे। हालांकि खलनायक प्लांटमैन ने जहर बनाने में मदद की थी और वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो इसे सक्रिय कर सकता था। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता। टेलीपैथिक आतंकवादी मेंटलो के साथ बिचौलिए के रूप में काम करते हुए हॉकाई ने प्लांटमैन की मदद करने की कोशिश की ताकि उसे क्रिम्सन काउल को सौंप दिया जा सके। भागने के दौरान हॉकाई असहाय होकर देखता रहा कि प्लांटमैन ने जेल के एक गार्ड की हत्या कर दी। इससे पहले कि क्रिम्सन काउल हॉकाई को मार पाता या प्लांटमैन को ले जाता, उन्हें सोंगबर्ग ने बचा लिया। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। हॉकाई और सोंगबर्ग ने फिर थंडरबोल्ट्स का दूसरा समूह बनाया। उन्होंने क्रिम्सन काउल के मास्टर्स ऑफ एविल को समझाया कि अगर क्रिम्सन काउल को नहीं रोका गया तो वे सभी उसके गुलाम बन जाएंगे। प्लांटमैन, कोरनेम ब्लैकहीथ का उपयोग करते हुए, उनका पहला नया सदस्य था। क्रिम्सन काउल के मास्टर्स ऑफ एविल के अधिकांश सदस्य भी इसमें शामिल हुए, जिनमें शामिल है कार्डिनल, अब हैरियर, जिप्सी मॉथ, अब स्केन, मैनकिलर, अब अमेजन, और साइक्लोन, जिसने अपना कोरनेम नहीं बदला। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। इन नए थंडरबोल्ट्स को अंततः क्रिम्सन काउल, जिसे साइक्लोन द्वारा मदद मिली थी, द्वारा पकड़ लिया गया। क्रिम्सन काउल ने प्लांटमैन को विविसेक्ट किया। इसके तुरंत बाद प्लांटमैन एक पौधे के प्राणी में बदल गया जिसने मननियंत्रण जहर को बेअसर कर दिया। समूह को तब वीबटालियन के बेस पर भेजा गया था। काउंटरअर्थ समूह अंतरिक्ष में एक दरार के माध्यम से वीबटालियन बेस पर पृथ्वी पर लौट आया। नए और पुराने साथियों को फिर से मिला दिया गया। जॉल्ट काउंटरअर्थ पर रहा और यंग एलाइज में शामिल हो गया। पृथ्वी और काउंटरअर्थ के बीच दरार को बंद करने से वीबटालियन का बेस नष्ट हो गया। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। इसके बाद एटलस और डलास अलग अलग शरीरों में विभाजित हो गए। डलास ने एटलस की शेष आयनिक शक्ति को बरकरार रखा, जिससे वह फिर से बरी हुई चपलता और ताकत के साथ चलने में सक्षम हो गई। जेमो ने हॉकाई को आश्वस्त किया कि वह दुनिया पर शासन करने के बजाय सुधार करना और उसकी मदद करना चाहता है। हॉकाई, अमेजन और स्केन ने टीम छोड़ दी। मैक, 3 और हैरियर जेल में वापस आ गए। जेमो ने तब टीम को बताया कि उसने हॉकाई से झूठ बोला था और वह अभी भी दुनिया को जीतना चाहता था, केवल इसे खुद से बचाने के लिए। थंडरबोल्ट्स कॉमिक ने फिर 6 मुद्दों के लिए फोकस बदल दिया। एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स, द बेस्ट इंटेंशंस। 2004 में 6 मुद्दों वाली एवेंजर्स थंडरबोल्ट्स सीमित श्रृंखला शुरू की गई, जो थंडरबोल्ट्स 75 की घटनाओं के 1 साल बाद शुरू हुई। जेमो ने थंडरबोल्ट्स, अब कोरनेम वेंटेज के तहत डलास रियोर्डन सहित, का नेतृत्व किया ताकि मूनस्टोन का उपयोग करके पृथ्वी पर सभी सुपरह्यूमन की शक्तियों को खत्म किया जा सके। उन्होंने एवेंजर्स से लड़ाई की, जिसमें पूर्व थंडरबोल्ट हॉकाई भी शामिल था। एवेंजर आयरन मैन ने कोबाल्ट मैन के रूप में प्रच्छन्न होकर थंडरबोल्ट्स में घुसपैठ की। आखिरकार, मूनस्टोन द्वारा अवशोषित की गई सारी शक्ति ने उसे झकझोर कर रख दिया। मूनस्टोन को रोकने में मदद करने के लिए जॉल्ट काउंटरअर्थ से वापस लौटा। अंत में, आयरन मैन ने ग्रह को बचाने के लिए हॉकाई को मूनस्टोन को लोबोटोमाइज करने के लिए मना लिया। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है।
जेमो ने मूनस्टोन को कोमा में डालने के लिए थंडरबोल्ट्स और एवेंजर्स से बदला लेने की कसम खाई। जॉल्ट काउंटरअर्थ पर लौट आया। शक्तिहीन ब्लैकहीथ जेल में लौट आया। फिक्सर भाग गया। वेंटेज ने सरकारी नौकरी कर ली। सॉन्गबर्ड को एवेंजर्स में रिजर्व मेंबरशिप की पेशकश की गई थी, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। मैक 3 को जेल से पैरोल पर रिहा कर दिया गया और उसने थंडरबोल्ट्स की एक नई टीम बनाने का फैसला किया। 39. नई थंडरबोल्ट्स। मार्वल ने बाद में न्यू थंडरबोल्ट्स एक लॉन्च किया। मैक 3, जिसे अब मैक 4 कहा जाता है, एटलस और सॉन्गबर्ड अब नए थंडरबोल्ट्स का हिस्सा थे। टीम के नए सदस्यों में फोटॉन, स्पीड डेमन, जॉयस्टिक, ब्लिजार्ड 2 और रेडियोएक्टिव मैन शामिल थे। नई टीम ने अटलांटियन सुपरह्यूमन आतंकवादी समूह फैथम 5 और बैरन स्ट्रकर के हाइड्रा संगठन का मुकाबला किया है, जिसने टीम की वापसी को वित्तपोषित किया। 40. पर्पल रेन में स्वॉर्ड्समैन ने अपने गुरु पर्पल मैन के साथ मिलकर पर्पल मैन के फेरोमोन के साथ पानी की आपूर्ति को नशीला करके न्यूयॉर्क शहर को गुलाम बनाने की साजिश रची, जिससे वह अपने पीड़ितों को नियंत्रित कर सके। 41. जबकि थंडरबोल्ट्स ने अंततः पर्पल मैन को हरा दिया, इससे पहले कि वे उससे पूछताछ कर पाते, उसे उसके बॉस बैरन जेमो ने टेलीपोर्ट कर दिया, जिसने उसके शरीर में कठोरता पैदा करके उसे प्रताड़ित किया और उसे वापस जेल भेज दिया जहां उसकी शक्तियां शून्य हो जाएंगी। 42. बाद में हैंक पिम और वॉरबर्ड ने थंडरबोल्ट्स के सदस्यों, जिनके पास अभी भी कानूनी समस्याएं लंबित थीं, को माफ करने की पेशकश की अगर थंडरबोल्ट्स सार्वजनिक रूप से न्यू एवेंजर्स पर हमला करेंगे और उन्हें अपमानित करेंगे। हालांकि बाद में पता चला कि पिम और वॉरबर्ड को ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। थंडरबोल्ट्स के गुप्त हमले से सिर्फ स्पाइडर वुमन ही बच पाई, उसने जॉयस्टिक को बेसुध कर दिया। थंडरबोल्ट्स के जाने से पहले टीम के बाकी सदस्यों को पीछे धकेल दिया गया। सॉन्गबर्ड ने कैप्टन अमेरिका को बताया कि थंडरबोल्ट्स जब चाहे न्यू एवेंजर्स को बेसुध कर सकते हैं। अंत में यह पता चला कि बैरन जेमो ने हमले का नेतृत्व किया था। उसने कैप्टन अमेरिका को अपमानित करने के लिए ऐसा किया, लेकिन यह भी देखने के लिए कि थंडरबोल्ट्स माफी पाने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। इस बीच फिक्सर के फिर से उभरने और मैक और ब्लिजार्ड दोनों को अपने साथ एक शीर्ष गुप्त परियोजना पर काम करने के लिए भर्ती करने के कारण नए खतरे बढ़ रहे थे, जिसे जेमो द्वारा भी चलाया जा रहा था। इस बीच स्पीड डेमन का सामना नई महिला डॉक्टर स्पेक्ट्रम से हुआ, जो स्क्वाड्रन सिनिस्टर को सुधारने और दुनिया पर कब्जा करने के लिए निकली थी। अंत में स्पीड डेमन थंडरबोल्ट्स को छोड़कर स्पेक्ट्रम में शामिल हो गया, जबकि नाइटहॉक, पूर्व डिफेंडर और मूल स्क्वाड्रन सिनिस्टर के सदस्य को सॉन्गबर्ड द्वारा थंडरबोल्ट्स पर सदस्यता की पेशकश की गई थी। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। शक्ति का अधिकार। नाइटहॉक के टीम में शामिल होने के तुरंत बाद थंडरबोल्ट्स ने पाया कि फोटॉन की सभी जगह और समय के बारे में जागरूकता उसके हाथों ब्रह्मांड के विनाश की दृष्टि लेकर आई थी। जब उन्होंने इस पर विचार करने की कोशिश की, तो उन पर जेनिसवेल को मारने के लिए जेमो द्वारा संचालित मूनस्टोन द्वारा हमला किया गया। जब शुरुआती हमला विफल हो गया, तो जेमो की टीम के बाकी सदस्यों ने खुद को थंडरबोल्ट्स के सामने प्रकट किया। जेमो ने बताया कि उसने जेनिस की मृत्यु से वापसी में तेजी लाने के लिए मूनस्टोन का इस्तेमाल किया था, और इस प्रक्रिया में उसने समय की शुरुआत और अंत से ही ऊर्जा को निकालने की गलती की, जो उसके मूनस्टोन के साथ अनुभवहीनता के कारण हुई, जिससे जेनिस और ब्रह्मांड के बीच एक लिंक बन गया जिसने अस्तित्व को समाप्त करने की धमकी दी। जेनिस और ब्रह्मांड दोनों को बचाने का कोई रास्ता नहीं खोज पाने के कारण उसने निष्कर्ष निकाला कि जेनिस की मृत्यु ही एकमात्र समाधान था। इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार न होते हुए सोंगबर्ड ने जेमो के समूह के खिलाफ लड़ाई में टीम का नेतृत्व किया।
अन्य थंडरबोल्ट्स को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए जेमो ने खुलासा किया कि एटलस का भाई स्मगलर डार्क फोर्स आयाम में फंसे हुए रेडीमर्स के ग्रेविटन के नरसंहार से बच गया था। एटलस को अन्य थंडरबोल्ट्स को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए उसकी रिहाई की संभावना का उपयोग करते हुए जेमो ने जेनिस को युद्ध में हराया और अपनी गलती और आवश्यक समाधान दोनों के लिए माफी मांगते हुए जेनिस के शरीर को टुकड़ों में काट दिया और उन्हें समय और डार्क फोर्स आयाम दोनों के माध्यम से बिखेर दिया ताकि जेनिस तीसरी बार मृतकों में से वापस न आ सके। फिर उसने स्मगलर को पूरी तरह से रिहा कर दिया। इसके बाद जेमोजिस का चेहरा मूनस्टोन के हमले से पूरी तरह ठीक हो गया था और सोंगबर्ग सहयोगी और प्रेमी बन गए। सिविल वॉर हीरो हंटर्स। मुख्य लेख सिविल वॉर कॉमिक्स। नए थंडरबोल्ट्स ने सुपरहीरो सिविल वॉर के शुरुआती दिनों में डेनवर में एक लड़ाई में क्विकसैंड को शामिल किया और हराया। इसके बाद उन्हें वाशिंगटन बुलाया गया जहां उनकी मुलाकात आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और येलो जैकेट से हुई। तीनों हीरो, जो सुपरह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट का समर्थन करते हैं, ने जेमो को सूचित किया कि वे चाहते हैं कि थंडरबोल्ट्स सुपरविलेंस का शिकार करे और उन्हें प्रोरजिस्ट्रेशन कारण में भर्ती करे, जो उनके मोचन का मौका होगा। आयरन मैन को पता नहीं था कि थंडरबोल्ट्स 3 हफ्तों से गुप्त रूप से ऐसा कर रहे थे। 44 जेमो की थंडरबोल्ट आर्मी तेजी से बढ़ी, टीम का काफी विस्तार हुआ। इसमें अब दर्जनों अन्य सुपरविलेन शामिल थे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय डॉक्टर ऑक्टोपस, द व्रेकर और ऑक्स शामिल थे। नई टीम सुपरविलेन से लड़ने, उन्हें पकड़ने और उन्हें एक विकल्प देने के लिए बिखर गई, थंडरबोल्ट्स में शामिल हों या जेल जाए। बेशक वे सभी थंडरबोल्ट्स में शामिल होना चाहते थे। बैरन जेमो ने कैप्टन अमेरिका को ग्रैंडमास्टर से लड़ने से न रोकने के लिए मना लिया, जबकि नाइटहॉक को कैप्टन अमेरिका के सीक्रेट एवेंजर्स के अंदर स्क्वाड्रन सिनिस्टर के लिए एक जासूस के रूप में उजागर किया गया था। जेमो ने फिर सोंगबर्ग को सूचित किया कि आने वाली लड़ाई में वह जानता था कि वह उसे धोखा देगी, जो वह फोटॉन की हत्या का बदला लेने के लिए हमेशा से करने की योजना बना रही थी, और वह दुनिया को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देगा। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता। जेमो ने फिर ग्रैंडमास्टर से वेलस्प्रिंग ऑफ पावर को बचाया, जिसने इसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। यह मानते हुए कि उसके सभी दर्शन समय के प्रवाह के अधीन थे और कुछ भी पत्थर में तय नहीं था, जेमो ने ग्रैंडमास्टर को हरा दिया और अपने साथियों के सामने दावा किया कि शक्ति अब पूरी तरह से उसकी और उनकी है। उसने जोर देकर कहा कि वह इसका उपयोग दुनिया की मदद करने के लिए करेगा, भले ही ऐसा करने के परिणाम हों। सोंगबर्ग, जिसने अंतिम लड़ाई के दौरान अस्थायी रूप से अपनी शक्तियों को खो दिया था, जेमो ने कहा, अब वह समय है जब तुम्हारा विश्वासघात होगा। हालांकि उसके विश्वासघात का दर्शन कुछ हद तक सही निकला। हालांकि वह अपनी सुपरध्वनि का उपयोग नहीं कर सकती थी, सोंगबर्ग ने मूनस्टोन को तोड़ने के लिए एक साधारण ओपेरा नोट का उपयोग किया, जिससे जेमो ब्रह्मांडीय समय स्थान के बवंडर में चला गया। अपने अंतिम शब्दों में, इससे पहले कि वह पूरी तरह से शून्य में समा जाए, उसने चिल्लाकर कहा कि वह कभी भी उस दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिसे बचाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता। थंडरबोल्ट्स की सेना के कुछ सदस्य, जिसमें वेनम, लेडी डेथस्ट्राइक, टास्कमास्टर, बुलसाई, जेस्टर, जैक ओलैंटर्न शामिल है, प्रोरजिस्ट्रेशन पक्ष के टास्क फोर्स के रूप में इकट्ठा हुए सोंगबर्ग में शामिल होते हैं, जो सिविल वॉर 4 के अंत में एंटी रजिस्ट्रेशन नायकों का शिकार करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन कभी भी आधिकारिक तौर पर कोई वास्तविक युद्ध नहीं देखा। जेस्टर और जैक ओलैंटर्न को बाद में पनिशर ने मार डाला। 45 दोनों को स्पाइडरमैन का शिकार करने और उसे पकड़ने के लिए भेजा गया था, जब उसने आयरन मैन की प्रोरजिस्ट्रेशन सेना को छोड़ने का प्रयास किया था। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। बुलसाई, टास्कमास्टर और लेडी डेथस्ट्राइक प्रोरजिस्ट्रेशन पक्ष के साथ सिविल वॉर की अंतिम लड़ाई का हिस्सा थे,
जिसमें टास्कमास्टर ने मिस्टर फैंटास्टिक को घायल कर दिया था जब वह इनविजिबल वूमन एंटी रजिस्ट्रेशन बलों की सदस्य को मारना चाहता था। लड़ाई के अंत में टास्कमास्टर, बुलसाई और डेथस्ट्राइक को नेगेटिव जोन जेल भेज दिया गया, लेकिन बुलसाई भागने में सफल रहा जबकि उसे भेजा जा सकता था और टास्कमास्टर को पोर्टल के रास्ते में डेडपूल ने मुक्त कर दिया। डेथस्ट्राइक को या तो रिहा कर दिया गया या किसी तरह वह खुद ही भाग निकली। वह मसीहा कॉम्प्लेक्स की घटनाओं के दौरान एक्समेन से लड़ने के लिए आगे बढ़ेगी, जो एक्समेन से संबंधित पुस्तकों में एक कहानी है। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता। वेलस्प्रिंग के इर्द-गिर्द की घटनाओं के बाद मौजूदा टीम भंग हो गई। मैकफोर और फिक्सर को सुपरह्यूमन एक्टिविटीज पर कमीशन से नौकरी की पेशकश की गई। ब्लिज़ार्ड को जेल से रिहा कर दिया गया और उसने टीम छोड़ दी। वेलस्प्रिंग के साथ मुठभेड़ के बाद एटलस को डिआयनाइज किया गया था, लेकिन वह कैटेटोनिक हो गया और अपने बरे हुए राज्य में फंस गया, जबकि स्मगलर, जिसका सूट नष्ट हो गया था, ने उसकी देखभाल की। वेलस्प्रिंग पराजय के दौरान जॉयस्टिक को उसके देशद्रोही कार्यों के लिए कैद किया गया था और स्पीड डेमन गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गया था। केवल सॉन्गबर्ड, मूनस्टोन, स्वॉर्ड्समैन और रेडियोएक्टिव मैन ही टीम में बने रहे। 46. जेमो, बेहतर जन्म। थंडरबोल्ट्स। जेमो, बॉर्न बेटर मिनी सीरीज की घटनाओं में बैरन जेमो खुद को समय और यूरोप में खोया हुआ पाता है। उसे बैरन जेमोस की पिछली पीढ़ियों के जीवन और मृत्यु को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि उसके रोमांच के यादृच्छिक बिंदुओं पर उसे हिंसक रूप से समय में आगे धकेला जाता है। समय में आगे की यात्रा जेमो के लिए एक लंबा, स्पष्टता का क्षण अनुभव था, जिसने अपने परिवार का सच्चा इतिहास देखा और न कि उसके पिता और दादा ने उसे जो गुलाबी रंग का संस्करण सिखाया था। जब वह अंतः वर्तमान समय में लौटा, तो जेमो को पता चला कि उसके दूर के चचेरे भाई ने वर्तमान में उसकी वापसी के लिए जिम्मेदार था। हालांकि हर बार जब उसके चचेरे भाई ने परिवार के किसी सदस्य की हत्या की, जिसका खून हेलमुट के समान था, तो जेमो को युग से युग में आगे बढ़ना पड़ा। जब हेलमुट को पता चला कि उसके चचेरे भाई ने जेमो को सिर्फ इसलिए बचाया ताकि वह अपने कुख्यात रिश्तेदार को मार सके, तो हेलमुट ने विरोध करने से इनकार कर दिया, एक ऐसा कदम जिसके कारण उसके चचेरे भाई ने अपनी जान लेने का प्रयास किया, इससे पहले कि जेमो ने उसे अपनी बंदूक नीचे रखने और हिंसा के चक्र को रोकने के लिए मना लिया। नॉर्मन ऑसबॉर्न की थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स 110 में एक नई रचनात्मक टीम, लेखक वॉरेन एलिस और कलाकार माइक डियोडाटो, और टीम के लिए एक नया रोस्टर और दिशा दिखाई गई। टीम का गठन नॉर्मन ओसबोर्न के नियंत्रण में किया गया था और रोस्टर का अधिकांश हिस्सा खुद को छुड़ाने की इच्छा रखने वाले खलनायकों से बना था। 47, 48, 49, 50, 51, 52. थंडरबोल्ट्स की नई टीम इस प्रकार थी। नॉर्मन ऑसबॉर्न, नेता। मूनस्टोन, फील्ड लीडर। बुलसाई, तपस्या। रेडियोधर्मी मनुष्य। सॉन्गबर्ड, तलवार ले जाने वाला। झर। मार्वल कॉमिक्स सिविल वॉर इवेंट के बाद नए थंडरबोल्ट्स को सुपरह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट से बचने वाले व्यक्तियों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया था। नए लाइनअप के बावजूद मूल श्रृंखला के कई विषय जारी रहे, विशेष रूप से खलनायक द्वारा सुपरहीरो जैक फ्लैग को अपंग करने के प्रतिशोध में बुलसाई को अपंग करने का सॉन्गबर्ड का निर्णय, नॉर्मन ऑसबोर्न का खुद के मोचन के लिए संघर्ष जैसा कि उसने दावा किया था, और सॉन्गबर्ड और रेडियोएक्टिव मैन के बीच बढ़ती दोस्ती। मूनस्टोन को टीम लीडर बनाया गया, एक ऐसा कदम जो विनाशकारी साबित हुआ, और अंततः सॉन्गबर्ड ने टीम पर नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया और समूह के मिशनों का विस्तार करके नियमित सुपरहीरो मिशनों को शामिल किया, इसके अलावा अपंजीकृत सुपरहीरो का शिकार भी किया। एक्टिविटीज पर कमीशन से नौकरी की पेशकश की गई। ब्लिज़ार्ड को जेल से रिहा कर दिया गया और उसने टीम छोड़ दी। वेलस्प्रिंग के साथ मुठभेड़ के बाद एटलस को डिआयनाइज किया गया था, लेकिन वह कैटेटोनिक हो गया और अपने बरे हुए राज्य में फंस गया, जबकि स्मगलर, जिसका सूट नष्ट हो गया था,
ने उसकी देखभाल की। वेलस्प्रिंग पराजय के दौरान जॉयस्टिक को उसके देशद्रोही कार्यों के लिए कैद किया गया था और स्पीड डेमन गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गया था। केवल सॉन्गबर्ड, मूनस्टोन, स्वॉर्ड्समैन और रेडियोएक्टिव मैन ही टीम में बने रहे। 46. जेमो, बेहतर जन्म। थंडरबोल्ट्स। जेमो, बॉर्न बेटर मिनी सीरीज की घटनाओं में बैरन जेमो खुद को समय और यूरोप में खोया हुआ पाता है। उसे बैरन जेमोस की पिछली पीढ़ियों के जीवन और मृत्यु को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि उसके रोमांच के यादृच्छिक बिंदुओं पर उसे हिंसक रूप से समय में आगे धकेला जाता है। समय में आगे की यात्रा जेमो के लिए एक लंबा, स्पष्टता का क्षण अनुभव था, जिसने अपने परिवार का सच्चा इतिहास देखा और न कि उसके पिता और दादा ने उसे जो गुलाबी रंग का संस्करण सिखाया था। जब वह अंतः वर्तमान समय में लौटा, तो जेमो को पता चला कि उसके दूर के चचेरे भाई ने वर्तमान में उसकी वापसी के लिए जिम्मेदार था। हालांकि हर बार जब उसके चचेरे भाई ने परिवार के किसी सदस्य की हत्या की, जिसका खून हेलमुट के समान था, तो जेमो को युग से युग में आगे बढ़ना पड़ा। जब हेलमुट को पता चला कि उसके चचेरे भाई ने जेमो को सिर्फ इसलिए बचाया ताकि वह अपने कुख्यात रिश्तेदार को मार सके, तो हेलमुट ने विरोध करने से इनकार कर दिया, एक ऐसा कदम जिसके कारण उसके चचेरे भाई ने अपनी जान लेने का प्रयास किया, इससे पहले कि जेमो ने उसे अपनी बंदूक नीचे रखने और हिंसा के चक्र को रोकने के लिए मना लिया। नॉर्मन ऑसबॉर्न की थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स 110 में एक नई रचनात्मक टीम, लेखक वॉरेन एलिस और कलाकार माइक डियोडाटो, और टीम के लिए एक नया रोस्टर और दिशा दिखाई गई। टीम का गठन नॉर्मन ओसबोर्न के नियंत्रण में किया गया था और रोस्टर का अधिकांश हिस्सा खुद को छुड़ाने की इच्छा रखने वाले खलनायकों से बना था। 47, 48, 49, 50, 51, 52. थंडरबोल्ट्स की नई टीम इस प्रकार थी। नॉर्मन ऑसबॉर्न, नेता। मूनस्टोन, फील्ड लीडर। बुलसाई, तपस्या। रेडियोधर्मी मनुष्य। सॉन्गबर्ड, तलवार ले जाने वाला। ज़हर। मार्वल कॉमिक्स सिविल वॉर इवेंट के बाद नए थंडरबोल्ट्स को सुपरह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट से बचने वाले व्यक्तियों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया था। नए लाइनअप के बावजूद मूल श्रृंखला के कई विषय जारी रहे, विशेष रूप से खलनायक द्वारा सुपरहीरो जैक फ्लैग को अपंग करने के प्रतिशोध में बुलसाई को अपंग करने का सॉन्गबर्ड का निर्णय, नॉर्मन ऑसबोर्न का खुद के मोचन के लिए संघर्ष जैसा कि उसने दावा किया था, और सॉन्गबर्ड और रेडियोएक्टिव मैन के बीच बढ़ती दोस्ती। मूनस्टोन को टीम लीडर बनाया गया, एक ऐसा कदम जो विनाशकारी साबित हुआ, और अंततः सॉन्गबर्ड ने टीम पर नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया और समूह के मिशनों का विस्तार करके नियमित सुपरहीरो मिशनों को शामिल किया। इसके अलावा अपंजीकृत सुपरहीरो का शिकार भी किया। हैमर के थंडरबोल्ट्स। सोंगबर्ड को एक खतरनाक स्कर्ल से निपटने के लिए उसे छोड़ने के लिए ओसबोर्न पर गुस्सा आने के बाद, जिसने उसे लगभग मार डाला था, नॉर्मन ओसबोर्न और मूनस्टोन सोंगबर्ड और अन्य थंडरबोल्ट्स से छुटकारा पाने के लिए समझौते पर आते हैं, जिनकी नैतिकता उनके अपने से मेल नहीं खाती है। 57 उनकी योजना तब लागू होती है जब नॉर्मन डार्क शासन की कहानी के दौरान वाशिंगटन में होता है, शील्ड पर नियंत्रण संभालने की तैयारी करता है। नॉर्मन द्वारा अपना कार्य वीजा रद्द किए जाने के बाद समूह रेडियोधर्मी आदमी को वापस चीन भेज देता है, और मूनस्टोन ने पेनेस को एक भ्रष्ट अधिकतम सुरक्षा मानसिक संस्थान में भेज दिया है, जहां उसे अपने प्राकृतिक जीवन के बाकी समय के लिए कैदी बनाकर रखा जाएगा। 58 मूनस्टोन तब सोंगबर्ड को मारने की कोशिश में बुलसाई और वेनम की सहायता करता है। बुलसाई ठीक हो जाती है और मलबे के बाद उसके पास छिप जाती है, लेकिन तलवारबाज उसे बचा लेता है और उसे भागने के लिए कहता है, जबकि विस्फोट में उसकी मौत का नाटक करने के लिए नीचे गिरे हुए शिल्प को उड़ा देता है। 59 स्वॉर्ड्समैन नॉर्मन से इस बात का खुलासा करता है कि उसे डार्क एवेंजर्स टीम में कोई पद नहीं दिया जा रहा है, और नॉर्मन ने थंडरबोल्ट की मृत बहन को पुनर्जीवित करने या थंडरबोल्ट्स के साथ अपने अनुबंध के समाप्त होने के बाद उसे पूर्ण राष्ट्रपति पद की क्षमा देने की
अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की कभी योजना नहीं बनाई थी। नॉर्मन उसे चाकू मारकर और उसे मारकर टकराव को समाप्त करता है। 60 बुलसाई, मूनस्टोन और वेनम को नॉर्मन की नई टीम डार्क एवेंजर्स में स्थानांतरित किए जाने के साथ 58 ओसबोर्न ने एक नया थंडरबोल्ट्स रोस्टर बनाने का फैसला किया जो खुद को हैमर के लिए हत्यारे के रूप में प्रदान करेगा। नए रोस्टर में निम्नलिखित शामिल थे: काली माई, भूत, राजपूत, जल्लाद, चींटी आदमी, खाकी, स्कॉर्ज, क्षेत्र नेता, मिस्टर एक्स। उनके पहले मिशनों में से एक डेडपूल को मारने का प्रयास है, जब वह नॉर्मन द्वारा स्कर्ल डेटा की चोरी के लिए ओसबोर्न को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। 61 डेडपूल और टास्कमास्टर द्वारा हमले को विफल करने के बाद थंडरबोल्ट्स मिस्टर एक्स को टीम के सदस्य के रूप में भर्ती करने के लिए मद्रिपुर की यात्रा करते हैं। 62 फिर ओसबोर्न स्कॉर्ज का एक नया अवतार जोड़ता है जिसे नॉर्मन जानता है। 63 अंततः सॉन्गबर्ड वापस लौटता है और वह अपनी टीम से उसे मारने की कोशिश करता है। स्कॉर्ज के कार्यभार संभालने के बाद येलेना टीम को छोड़ देती है और सॉन्गबर्ड को बताती है कि वह वास्तव में निक फ्यूरी के लिए काम करने वाली असली नताशा रोमानोफ है। दोनों भाग निकलते हैं, केवल ओसबोर्न को निक फ्यूरी के पास ले जाने के लिए। ओसबोर्न थंडरबोल्ट्स को ब्लैक विडो और सॉन्गबर्ड को मारने का आदेश देता। 66 नॉर्मन ऑसबॉर्न बाद में ग्रिजली को थंडरबोल्ट्स टीम में उस समय रखता है जब वे एटलस के एजेंटों से लड़ते हैं। 67 थंडरबोल्ट्स और एटलस के एजेंटों के बीच लड़ाई तब भड़क जाती है जब घातक रसायन दोनों टीमों को पीछे हटने का कारण बनते हैं। लड़ाई के दौरान जब स्कॉर्ज नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखता है तो उसका दिमाग गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही थंडरबोल्ट्स जीउस पर क्यूब में लौटते हैं, उनके पायलट बताते हैं कि ऑसबॉर्न से एक महत्वपूर्ण संदेश है। होलोग्राफिक रूप से प्रदर्शित, ऑसबॉर्न थंडरबोल्ट्स को सूचित करता है कि ब्रॉक्सटन, ओक्लाहोमा में उन्हें एक महत्वपूर्ण काम करने की जरूरत है, लेकिन वह विवरण का खुलासा नहीं करता है। ऑसबॉर्न का चेहरा देखने पर स्कॉर्ज का प्रोग्रामिंग उसे लात मारता है। घेराबंदी की कहानी के दौरान नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने थंडरबोल्ट्स को अस्गार्ड में घुसपैठ करने और अस्गार्डियन शस्त्रागार से एक हथियार चुराने के लिए भेजता है जो ज्वार को उसके पक्ष में मोड़ देगा। 68 थंडरबोल्ट्स ने अस्गार्डियन शस्त्रागार से जो हथियार चुराया था वह वास्तव में ओडिन का भाला था। उन्हें शक्तिशाली एवेंजर्स ने रोक दिया, लेकिन इससे पहले कि स्कॉर्ज ने यूएस एजेंट के बाएं अंगों को काटने के लिए भाले का इस्तेमाल किया। अधिकांश टीम को अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जबकि पलाडिन और एंटमैन भाग जाते हैं। 69 ल्यूक केज के थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स की एक नई टीम घेराबंदी के बाद दिखाई देती है, जैसा कि हीरोइक एज स्टोरी लाइन के दौरान देखा गया था। 11 कैप्टन स्टीव रोजर्स ल्यूक केज को थंडरबोल्ट्स की एक नई टीम बनाने के लिए राफ्ट में लाते हैं, जो नॉर्मन ऑसबॉर्न द्वारा पहले इकट्ठा किए गए लोगों से संबंधित नहीं होंगे और इसके बजाय ऐसे अपराधी होंगे जो फिर से मोचन की दिशा में काम करते हैं। वे घोस्ट, जिसने ऑसबॉर्न को धोखा दिया, मूनस्टोन, लंबे समय से सदस्य सॉन्गबर्ड की आपत्तियों के बावजूद, जुगरनॉट, जिसके लिए प्रोफेसर एक्स ने जमानत दी है, क्रॉसबोन्स, जो बाकी थंडरबोल्ट्स को केज की ओर आकर्षित करने वाला है, और मैनथिंग, जो थंडरबोल्ट्स के परिवहन के साधन के रूप में कार्य करता है, को भर्ती करते हैं। अब पोशाक नहीं पहने हुए और व्हील चेयर में फंसे यूएस एजेंट को राफ्ट का नया वार्डन नियुक्त किया गया है। अपने पहले प्रशिक्षण सत्र के दौरान ल्यूक केज पर बैरन हेलमुट जेमो ने हमला किया, जैसा कि पता चलता है। यह टीम और राफ्ट के सुरक्षा उपायों का परीक्षण करने के लिए एक सेटअप था। फिर उन्हें अस्गार्डियन ट्रॉल्स के एक समूह से निपटने के लिए तैनात किया जाता है। 71 2 ट्रोल्स को मारने और तीसरे को पकड़ने के बाद, जो गुन्ना नाम की एक लड़की निकली जिसे ट्रोल्स ने पाला था, समूह को 2 ट्रोल्स की मौत के लिए
केज द्वारा फटकार लगाई जाती है। थंडरबोल्ट्स को लापता शील्ड एजेंटों के एक समूह की खोज के लिए भेजा जाता है, जो टेरी जेन मिस्ट द्वारा उत्परिवर्तित होते हैं। 72. उत्परिवर्तित शील्ड एजेंटों को मारने और गुफा को सील करने के बाद थंडरबोल्ट्स एक चेकअप के लिए राफ्ट पर लौटते हैं। चेकअप से पता चलता है कि क्रॉसबोन्स को टेरीजन मिस्ट द्वारा उत्परिवर्तित नहीं किया गया है और मैकवी हफ्तों तक बाहर रहेगा। जल्द ही एवेंजर्स अकादमी के कर्मचारियों और छात्रों द्वारा सुविधा का दौरा किया जाता है। छात्रों को थंडरबोल्ट्स से परिचित कराने के बाद जेल का पावर ग्रिड अचानक एक ईएमपी के कारण बंद हो गया, जिससे राफ्ट के कैदी भाग निकले। वार्डन वॉकर, यूएस एजेंट और एवेंजर्स अकादमी के कर्मचारियों के साथ थंडरबोल्ट्स सभी भागे हुए कैदियों को हिरासत में लेने का प्रबंधन करते हैं। एंक पिम के कुछ छात्रों ने नॉर्मन ऑसबोर्न को पाने का प्रयास किया, इसलिए ल्यूक केज ने उन्हें फटकार लगाई। 73. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यू वीडियो में बताया कि कई अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें से एक अनाउंसमेंट एक जैसे थंडरबोल्ट की भी थी। जी हाँ दोस्तों, मार्वल स्टूडियो की था थंडरबोल्ट, जो कि एक तरह से शूटिंग में प्री प्रोडक्शन में एक तरह से आप बोल सकते हो कि चल रही है। वो हमें देखने को मिलेगी 2 मई 2025 को। वॉल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाला गया है, तो बहुत ही बढ़िया लेवल पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताया रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं।